बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। ना हो परेशान, खेती बाड़ी है आसान, बस समय का रखो ध्यान, तभी मिलेगा सम्मान। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं आफ्ताब और आज हम बताने जा रहे हैं आपको खरीफ के मौसम में पशु के लिए कैसे चारा तैयार करना है और साथ ही साथ छीली लाह के भंडारण और प्रसंस्करण के बारे में। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लोहरदग्गा के विभिन्न जलाशयों में होगा भारतीय मेजर कार्प अंगुलिकाओं का संचयन। जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पपीता की खेती करने की योजना। अगाध बैगन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा पर्पल लॉन्ग। अब समाचार विस्तार से। वित्तीय वर्ष 2018-19 में लोहरदग्गा जिले के विभिन्न जलाशयों में 7 लाख भारतीय मेजर कार्प अंगुलिकाओं का संचयन किया जाएगा। इसके अलावे लोहरदग्गा के नंदिनी जलाशय में 1 लाख पंगेशियस सहित अन्य मछली अंगुलिकाओं के संचयन का लक्ष्य रखा गया है। इन दोनों योजनाओं के लिए सक्षम मछली बीज आपूर्तिकर्ता 18 मई तक जिला मत्स्य कार्यालय लोहरदग्गा में आवेदन दे सकते हैं। झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पपीता की बागवानी की जाएगी। इसके लिए पहले चरण में खूंटी और दुमका जिले का चयन किया गया है। इन दोनों जिलों के 5-5 एकड़ जमीन पर कुल 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। उसके बाद 50 एकड़ और वर्ष 2019 के अंत तक GTDS के कुल 14 जिलों में 250 एकड़ भूमि पर पपीता की खेती करने का निर्णय लिया गया है। बरसात शुरू होने में विलंब हो या अनियमित बारिश हो तो धान के बिचड़े मरने लगते हैं। इस समस्या से बचने का एक आसान तरीका ये है कि एक ही समय में धान के सारे बिचड़े तैयार ना करें, बल्कि उन्हें कई भागों में बांटकर 10-10 दिन के अंतराल पर बिचड़ों का बीज गिराएं। जैसे कि झारखंड में हम पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं कि बारिश में जो इरेगुलरिटीज आ रही हैं कि जैसे आपको जून में बारिश आना चाहिए, मई में अंतिम सप्ताह में, लेकिन बारिश डिले हो जा रहा है या पहले आ जा रहा है। तो इसके लिए एक नर्सरी तैयार करने की, बिचड़ा तैयार करने की एक बहुत अच्छी तकनीकी है कि आप अपना बिचड़ा एक साथ में तैयार नहीं करके उसको 10-10 दिन के अंतराल पर तैयार करें। 3-4 भाग में उसको बांट के करें। तो उससे क्या होगा कि जब आपका बारिश आएगी, अगर एक बिचड़ा तैयार हो गया, बारिश नहीं आई, तो दूसरी जो क्यारी में आप बिचड़ा तैयार किए हैं तो उस समय में बारिश आ गई, जो स्टेज अच्छी है उस स्टेज को लगा करके आप इससे होने वाली जो इरेगुलर बारिश है उससे होने वाली क्षति से आप बचा सकते हैं, जो बहुत सीधी तकनीक है और उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। बैगन की अगाध खेती के लिए मई महीने तक बुआई किया जा सकता है। झारखंड में अगाध बैगन के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल क्लस्टर, मुक्तकेशी, स्वर्ण प्रतिभा या स्वर्ण श्यामली लगाएं। अगाध बैगन की बुआई में 700 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच भी 50 सेंटीमीटर की ही दूरी रखें। झारखंड में अगाध बैगन के बेहतर उत्पादन के लिए किन उन्नत प्रभेदों का चयन करें, आइए इस संबंध में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। बैगन की अच्छी वेराइटी का अगर हम लोग बात करें तो पूसा पर्पल लॉन्ग काले बैगन की है और ये अर्ली वेराइटी है। पूसा पर्पल क्लस्टर, इसके अलावा मुक्ता केसी, स्वर्ण प्रतिभा, ये काले बैगन में अच्छी किस्में हैं, उन्नत किस्में हैं। और हरे बैगन की अगर बात करें गोल वाली तो स्वर्ण श्यामली यहाँ के लिए काफ़ी फेमस और पॉपुलर वेराइटी है। और इनका लगाने का अगर हम लोग अगेती बुआई की बात करें तो अभी अप्रैल मई में इनकी सीड की बुआई की जाती है और इसका प्रतिरोपण जुलाई अगस्त में होती है।
ड्राई लैंड वीडर मानव चालित कृषि यंत्र है। किसान इसकी मदद से कतार में लगी हुई सब्जी फसलों की निकाई गुड़ाई कर सकते हैं। यह यंत्र खुरपी की तुलना में 40% मजदूरी की बचत, 30% संचालन खर्च में बचत और 3 से 5% उपज में वृद्धि करता है। आइए आज जानते हैं गोभी फसल में हीरा पुष्टक कीट के रोकथाम के उपाय के बारे में। किसान भाई, गोभी फसल के पौधे में हीरा पुष्टक कीट का प्रकोप आरंभिक अवस्था में ही दिखे तो 1 ग्राम बीटी दवा को प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। या फसल लगाने के 18 से 25 दिन के बाद 5% नीम निर्मित दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। इसके बाद भी गोभी में हीरा पुष्टक कीट का प्रकोप दिखे तो 10 से 15 दिनों के अंतराल पर दोबारा छिड़काव करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति मेदिनीनगर जमशेदपुर लातेहार में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। मक्का 1400 से 1500 रुपये, बैंगन 1200 से 1400 रुपये, महुआ 3200 से 3500 रुपये, मिर्च 2600 से 3100 रुपये, चावल मोटा 2000 रुपये से 2200 रुपये, चावल मध्यम 3000 रुपये से 4000 रुपये, चावल उत्तम 3400 रुपये से 3600 रुपये, गेहूँ 1700 रुपये से 1900 रुपये, दाल अरहर 6500 रुपये से 7350 रुपये, दाल मसूर 6650 रुपये से 7300 रुपये, सरसों तेल 9960 रुपये से 10900 रुपये, चीनी 4160 रुपये से 4450 रुपये, आलू 1640 रुपये से 2100 रुपये और प्याज 1350 रुपये से 1800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाई आपने देखा मंडी का भाव, मौसम का मिजाज और ली कृषि से संबंधित ढेर सारी नई नई तकनीक और जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम। कहीं मत जाइएगा क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। और अब बात करते हैं खरीफ मौसम में पशुओं के लिए चारा उत्पाद के लिए। एक तरफ जहां हम पानी की किल्लत से परेशान हैं, दूसरी तरफ गर्मी भी वैसे ही पड़ रही है और पानी की किल्लत की वजह से चारे का उतना उत्पादन नहीं हो पाता जितना कि पशुओं को ज़रूरत है। ऐसे में अगर कोई ऐसी तकनीक मिल जाए जिससे कि चारा उत्पादन आसान हो जाए तो हमारे लिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्यों, है ना? तो चलिए हमारे विशेषज्ञ जो है इसी तरह की कोई तकनीक लेकर आए हैं। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं और जानते हैं कि तकनीक क्या है।
दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य एवं अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए चारा का विशेष महत्व है। खरीफ और रबी दोनों ही मौसमों में पशु चारा उगाकर किसान भाई अपने दुधारू पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। खास करके जो हमारे किसान भाई हैं जो पशुधन पाल रहे हैं, तो उनके लिए पशु हरा चारा जो है, अगर आप अधिक दूध उत्पादन लेना चाहते हैं और अधिक मुनाफा लेना चाहते हैं तो आपको हरी चारे के रूप में दलहनी या गैर दलहनी जो हमारी चारा की फसलें हैं, तो इसकी खेती आपको अवश्य करना चाहिए ताकि आप पशुओं को संतुलित आहार देने में और अधिक दूध उत्पादन प्राप्त करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। खरीफ के मौसम में किसान भाई मक्का, ज्वार, बाजरा, लोबिया, नेपियर के अतिरिक्त दीनानाथ घास, मकचरी या मोठ बीन जैसे चारा का उत्पादन कर सकते हैं। खरीफ के मौसम में उगाए गए मक्का की फसल का साइलेज बनाकर किसान भाई सालों भर अपने दुधारू पशुओं को हरा चारा उपलब्ध करा सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा चर्चा हो रहा है, खरीफ में अगर आप चारा की फसलों करना चाहते हैं तो खास करके चारा जो खरीफ के फसलों की, और खरीफ का ऐसा समय होता है जिसमें कि आपको उत्पादन भी अधिक मिलता है और इसमें लागत भी कम लगती है। तो ऐसे अगर बात करें तो प्रमुख जो हमारी खरीफ की चारा की फसलें हैं, जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, लोबिया है, नेपियर ग्रास है, हाइब्रिड नेपियर ग्रास है, तो इन सभी को आप बहुत अच्छे ढंग से आप खेती अगर करें तो आपको इससे क्या है कि चारा का उत्पादन जो है आपको मिलेगा। और ख़ासकर चारा बनाने में, आप चारा उत्पादन में यह भी होता है, जैसे मक्का की हमारी चारा की फसल है, तो उसको आप साइलेज भी बना सकते हैं जो कि सालों भर इसको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। खरीफ के मौसम में पशु चारा की बुआई का सबसे उपयुक्त समय है जून जुलाई का महीना। चारा लगाने से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई कर पाटा लगा लें। खेत में करीब 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डालें एवं समय अनुसार नाइट्रोजन के भुरकाव का प्रबंधन करें। किसान भाइयों, खास करके जब आप चारा उत्पादन के लिए जा रहे होते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी उसमें खेत की तैयारी जो है, जैसे आप अन्य फसलों में करते हैं, आप वैसी 2 से 3 आप जुताई करके और पाटा लगा करके, और इसमें खास करके विशेष ध्यान देनी होती है क्या कि आप इसमें जैसे हम उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, तो उर्वरक जैसे कि इसमें हम चूँकि हरे चारा के रूप में हम ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं, तो इसमें जैसे नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है उसमें हम आधी या 2/3 भी 1/3 भी हम डालते हैं। उसके बाद जैसे फसलें हमारी होती है जिसको कि हम बहुवर्षीय कटाई करते हैं, तो उसके लिए हम बीच बीच में नाइट्रोजन का हमें स्प्लिट डोज देना पड़ता है। पशु चारे के रूप में किसान भाई सर्वाधिक मक्के का उत्पादन करते हैं। खरीफ के मौसम में चारा के रूप में उगाई जाने वाली मक्के की प्रमुख प्रजातियां अफ्रीकन टॉल है। इसके अलावे मक्का, गंगा सात, विजय एवं किसान अन्य प्रमुख प्रजातियां हैं। चारा के लिए उगाए जाने वाले मक्कों के बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर रोपे एवं सही समय पर आवश्यकता अनुसार नाइट्रोजन दें। समय समय पर खरपतवारों का नियंत्रण करें एवं सही समय पर कटाई करें। जैसे आप मक्का की अन्य फसलें होती हैं, लेकिन जब आप चारा के लिए आप जाते हैं तो चारा के लिए जैसे कि इसकी अच्छी किस्में हैं, जैसे कि अफ्रीकन टॉल हैं या गंगा मक्का 2 है या मक्का गंगा 7 है या टाइप 41 है या विजय है या किसान है, तो इन किस्मों का आप चयन करें और इसको आप अच्छी खेत में तैयार करने के बाद आप इसमें जब इसकी बुआई करते हैं तो निश्चित तौर पे कतार से कतार 25 सेंटीमीटर की दूरी रखें और बीजों की जो गहराई है 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे रखें। और इसमें जैसे मैंने बताया कि आप जो हमारी फार्म यार्ड मैन्योर है 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें अच्छी तरह से मिला दें। और ख़ास करके जब आप इसकी बुआई कर देते हैं तो इसमें खरपतवार की भी समस्या आती है, तो उसके लिए क्या है कि आप इसमें एट्राजीन जो है वो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से फसल बोने के 2-3 दिन बाद और फसल आने से पहले जो प्री इमरजेंसी इसको हम स्प्रे करते हैं। और ख़ास करके जब आप ये देखते हैं कि हमारी फसल जब है ये नी हाई स्टेज की आ जाती है, तो जब हम पहली सिंचाई देते हैं तो इसमें जो हमारी बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा है उसकी छिड़काव करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हमारे चारा के रूप में अगर हमें मक्का की फसल लेनी होती है तो इसमें क्या होता है कि आप 60 से 65 दिन के अंतराल पे जब इसमें आप देखते हैं कि धनबाल आना शुरू हो जाता है और आपकी जो दाने में मिल्की स्टेज आ जाती है, तो उसी समय इसकी हम कटाई कर लेना चाहिए। अगर किसान भाई पशु चारे के रूप में बाजरा की खेती करना चाहते हैं तो राज 171 एवं रशियन जॉइंट जैसे प्रभेदों का चुनाव करें। हमारी अन्य फसलें जैसे कि होती है जिसमें कि आपका बाजरा है, तो बाजरा भी बहुत अच्छी फसल होती है किसानों की। ये कम अवधि में तैयार हो जाती है और 55 से 60 दिन में इसकी कटाई पहली हो जाती है।
तो इसमें भी क्या है कि आपकी अच्छी किस्में हैं, तो जैसे राज 171 है, तो इनका भी आप उसमें लगा सकते हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, जैसे कि आपकी ये रशियन जाइंट एक अच्छी किस्म आती है, तो इसको करें। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या हो, जैसी फ्लावरिंग आ जाती है तो इसके बाद क्या होता है, इसका गुणवत्ता कम होने लगता है। तो इसलिए क्या, उसको आप फ्लावरिंग से पहले इसको काट लीजिए, और इससे आपको जो चारा जो है हरा चारा उपलब्ध। और साथ में एक बहुत अच्छी जैसे लोबिया होती है, तो इसमें आप जैसे ज्वार, बाजरा या आप मक्का कर रहे होते हैं किसान भाइयों, तो उसमें दलहनी फसल में जैसे कि लोबिया, इसका भी बहुत अच्छा जो कि संतुलित आहार मिलता है किसान भाइयों को, चूँकि दलहनी फसल के नाते। और इसमें क्या है किसान भाइयों, आपको जैसे अच्छी किस्में अगर हम बात करें तो जिसमें कि आपके हरियाणा की जो किस्में हैं 28 काउपी 10, तो ये सब अच्छी किस्में हैं। तो इसको भी आप जैसे खरीफ में फसल करते हैं तो ऐसे करें, और इसमें आप दोनों के साथ मिक्स भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके ज्वार, बाजरा, मक्का के साथ। और यह भी क्या होती है कि आपको जैसे कि हमारी 40 से 45 दिन में इसकी पहली कटाई हम ले लेते हैं, उसके दूसरी कटाई जो है इसकी फ्लावरिंग के बाद। तो इस तरह से आप देखें तो एक नेपियर ग्रास भी बहुत अच्छी फसल होती है। तो नेपियर ग्रास भी जो है इसकी जो फसल है और बाजरा के साथ क्रॉस करके जो संकर किस्म निकाली गई है, जिसे हम हाइब्रिड नेपियर ग्रास कहते हैं, तो यह भी बहुत अच्छी किस्म है किसान भाइयों। आप इसको एक बार बरसात में लगाएंगे तो इसकी 2 से 3 साल तक आप इसकी फसलें ले सकते हैं, और एक साल में 8 से 10 कटाई कर सकते हैं। किसान भाई अपनी खाली पड़ी खेतों में पशु चारा का उत्पादन कर सालों भर अपने दुधारू पशुओं को संतुलित एवं स्वास्थ्यवर्धक आहार दे सकते हैं। देखा किसान भाई बहनों, कितनी आसानी से आप पशुओं के लिए चारे का उत्पादन कर सकते हैं इस तकनीक पर अमल कर। हम एक और लाह की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा, फौरन वापस आते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू 4th। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। झारखंड में बड़े पैमाने पर लाह की खेती होती है, लेकिन जितना उत्पादन वो करते हैं उसका उतना मुनाफा उन्हें नहीं मिल पाता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इसका भंडारण और प्रसंस्करण के लिए इन्हें पूरी तरह से तकनीक पता नहीं है। ऐसे में अगर इस तकनीक पर आप अमल करते हैं तो आपके उत्पादन जितनी है उससे आपका मुनाफा काफ़ी बढ़ सकता है। अब करना कैसे है, इसके लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि लचीली लाह का भंडारण और प्रसंस्करण कैसे करें। झारखंड देश का प्रमुख लाख उत्पादक राज्य है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर छिली लाख के भंडारण एवं प्रसंस्करण की जानकारी के अभाव में लाख उत्पादक किसान औने पौने दाम पर अपनी फसल बेच देते हैं। लाख की फसल को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए उसे ठंडी जगह पर रखें। ऐसे कमरे में रखें जिसकी छत ठंडी हो एवं फर्श मिट्टी की हो। किसान भाई बोरा, टोकरी या प्लास्टिक के बैग में छिले लाख का भंडारण कर सकते हैं, लेकिन 10-15 दिनों के अंतराल में उसे मिला लें या उसे ऊपर नीचे कर दें ताकि ढेला न बन जाए। छिली लाख के भंडारण के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लाख को अगर ठंडी जगह में रखेंगे तो उसकी गुणवत्ता ज़्यादा दिनों तक मेंटेन करके रखा जा सकता है। छिली लाख का भंडारण करने के लिए ऐसा रूम होना चाहिए जिसमें शेड आए, और अगर नीचे जो मिट्टी हो, फर्श की जगह पे अगर मिट्टी रहे और उसके ऊपर कोई हम पॉलीथीन या कोई लेयर लगा दें, और उसके बाद जो छिली लाख है उसको 1 फीट की ऊंचाई में एक लेयर में फैला दें, और समय समय पर उसको उलटते पलटते रहें, जिससे कि हमारा जो छिला हुआ लाख है वो ढेला न बने। अगर ढेला बन जाता है तो छिली लाख की गुणवत्ता ख़राब होने लगती है। जो हमारे किसान भाई हैं, अगर उनके पास बहुत बड़ा स्टोर रूम नहीं है तो छिली लाख को वो बोरे में भी रख सकते हैं, टोकरी में भी रख सकते हैं जो कि बांस की बनी हुई रहती है। इसके अलावा और भी जो आजकल बैग आ रहा है प्लास्टिक का मार्केट में, उसमें भी रख सकते हैं,
लेकिन बोरे में रखने के बाद अगर उसको बहुत लंबे समय के लिए उसी अवस्था में रख देंगे तो वो ढेला बन जाता है। तो अगर बोरा में या टोकरी में या किसी और बर्तन में रखना है तो उसको बीच बीच में लगभग 10-15 दिन के अंतर पे निकाल करके और फिर से उसको मिक्स करके रखा जा सकता है। छिली लाख का प्राथमिक प्रसंस्करण फैक्ट्री में होता है। अधिक दिनों तक छिली लाख को रखने पर चिपकने का भय होता है और उसकी गुणवत्ता कम होती जाती है। इससे बचने के लिए लाख को चौरी में बदलना जरूरी होता है। अब जो छिली लाख होता है, छिली लाख को प्राथमिक प्रसंस्करण करते हैं। जब छिली लाख आता है तो वो फैक्ट्री में जाकर के प्राथमिक प्रसंस्करण किया जाता है, जिसके लिए इंडस्ट्री अवेलेबल है। लेकिन जो हमारा किसान है वो गांव लेवल पे, विलेज लेवल पे उसका प्रसंस्करण नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो छिली हुई लाख है उसको बाज़ार में बेचने के लिए तुरंत ही जाना पड़ता है। इसलिए कि अगर छिले हुए लाख को ज़्यादा समय तक स्टोर करेंगे, लगभग 6 महीने साल भर तक, तो वो आपस में चिपकने लगता है और गुणवत्ता खराब होने लगती है। छिली लाख को चौरी में बदलने की अति साधारण प्रक्रिया है, जिसके तहत छिली लाख को तोड़कर छोटा किया जाता है और बड़ा, मध्यम एवं छोटे आकार के हिसाब से वर्गीकरण किया जाता है। मध्यम आकार के लाख की धुलाई कर उसे सुखाया जाता है। चौरी में बदलने के बाद जो छिला हुआ लाख में गंदगी होता है वो गंदगी अधिकतर निकाल लिया जाता है। जो हमारा चौरी होता है उसमें गंदगी 2 से 7% तक रहती है, उसको जीरो नहीं किया जा सकता है, इसलिए कि वो किस तरीके का आप धुलाई कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। अगर बहुत अच्छी धुलाई करेंगे तब भी कम से कम 2% तक गंदगी हो सकती है उसमें, उसको हम जीरो नहीं कर सकते। अब उसको जीरो करना है तो जीरो करने के लिए फिर दूसरा मेथड है, जिसके लिए सिलैक या बटन लैक बनाना पड़ता है। ग्रामीण स्तर पर छिली लाख के प्रसंस्करण के लिए एक लघु इकाई किसान भाई अपने पास रख सकते हैं। इसमें लाख तोड़ाई की मशीन, वर्गीकरण के लिए चलनी, लाख धुलाई की मशीन एवं धुली हुई लाख को सुखाने के लिए पंखा होता है। एक्चुअली ये जो प्रसंस्करण करते हैं तो प्रसंस्करण करने के लिए ऐसा कुछ मेजर सावधानियों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि प्रसंस्करण करने के लिए गांव लेवल पर हम लोग एक मशीन बनाए हुए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लाख प्रसंस्करण की लघु इकाई। अब ये जो लाख प्रसंस्करण की लघु इकाई मशीन है ये 4 मशीनों का सेट है, जिसमें पहली मशीन है लाख छिलाई एवं तुड़ाई मशीन, दूसरी मशीन है लाख सफाई करने की चलनी, तीसरी मशीन है लाख धुलाई मशीन और चौथी मशीन है लाख सफाई करने का पंखा। तो इसमें क्या करना है कि हम मशीन पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो सावधानी यही रखना है कि जब हम मशीन पे काम कर रहे हैं तो जो भी हम कपड़ा पहने हुए हैं वो ढीला ढाला नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अगर मशीन के संपर्क में कपड़ा आएगा तो हो सकता है कि घातक हो। दूसरा, जब हम मशीन पे काम कर रहे हैं तो काम करने के समय हमारा ध्यान वहीं पर होना चाहिए कि हमको किसी तरीके की परेशानी न हो। लाख प्रसंस्करण की लघु इकाई में काम करते वक्त काफी ढीला ढाला कपड़ा पहनकर काम नहीं करना चाहिए। काम करते वक्त पूरी एकाग्रता से काम करना चाहिए, अन्यथा दुर्घटना की सतत संभावना बनी रहती है। घातक इसलिए हो सकता है कि जो भी मशीनें हैं उन सभी मशीनों में मोटर लगा हुआ है बिजली का और उसमें पावर दिया गया है, तो उसमें बेल्ट और पुली का अरेंजमेंट किया जाता है पावर ट्रांसफ़र करने के लिए। तो गार्ड लगा हुआ है तब भी कोशिश करना चाहिए कि ढीला ढाला कपड़ा न पहने, हो सकता है हवा चल जाए तो कपड़ा उस मोटर या पुली के संपर्क में आ जाएगा, तो मोटर और पुली चल रहा है तो वो आपस में लपेट लेगा, लपेटने के बाद हो सकता है कि दुर्घटना हो जाए। हाँ, तो उससे बचना चाहिए। मशीन में छिले लाख को प्रसंस्कृत करने के लिए मशीन से उसकी तुड़ाई करें और बड़े, मध्यम तथा छोटे आकार के दानों में वर्गीकृत कर लें। बड़े आकार के दानों को फिर से तोड़ें एवं मध्यम आकार के दानों की धुलाई कर सुखाएं। लाख को छाया में पंखा से सुखाएं, अन्यथा दाने काले हो जाएंगे और गुणवत्ता पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। इस छिले हुए लाख को जो पहली मशीन हम बताए लाख छिलाई एवं तुड़ाई मशीन, उसमें डालेंगे तो डालने के बाद वो टूट करके छोटा हो जाता है। अब जो दाना पहली मशीन से हमको मिला टूट करके छोटा किया हुआ, उसको वर्गीकरण किया जाता है। जब वर्गीकरण करते हैं तो ये टूटा हुआ दाना 3 भागों में विभाजित हो जाता है। एक होता है लाख का बड़ा दाना, एक होता है बीच आकार का दाना, एक होता है सबसे छोटा दाना। तो जो लाख का बड़ा दाना दूसरी मशीन से आता है उसको फिर से पहली मशीन में डालते हैं और तोड़ करके छोटा करते हैं, इसलिए कि हमारा दाना एक समान हो सके। छिले लाख को सही ढंग से भंडारित कर एवं उसे चौरी में बदलकर किसान भाई अपनी उपज की अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं।
तो देखा किसान भाई बहन, कितनी आसान तरीके से आप इसका भंडारण भी कर सकते हैं और प्रसंस्करण भी कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मुनाफा काफ़ी बढ़ जाएगा। चलिए आप इस तैयारी में लगिए और हम अगले अंक की तैयारी के लिए जाते हैं। लेकिन जाने से पहले अगर आप हमें देखना चाहते हैं तो आप ट्विटर पे भी हमें संपर्क कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी संपर्क कर सकते हैं, और अगर पत्र के माध्यम से कोई जानकारी देना चाहते हैं तो कॉपी और कलम उठाइए, लिख डालिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, 3 संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आप सभी के खतों का इंतजार। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।